जाती वो सारी बातें भूल जाती। इसीलिए तो कहते हैं कि बेबाक बचपन बेखौफ बचपन। और बचपन में आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज रही है, बहुत अच्छा आपने बचपन जिया है। बचपन का ही एक वक्त होता है जब हम जाते हैं स्कूल में, और स्कूल से आपसे ज़्यादा हम क्या बताएं कि रूबरू कितना अच्छा होते हैं आप, रोज ही स्कूल से रूबरू होते हैं। लेकिन आपके स्कूल की बात करें हम, स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट रहे आप? मैं अक्सर आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद थोड़ा छोटी उम्र में उस जमाने में अब तो जाने लग गया कि मैं 3 साल का स्कूल जाने लग गया था जी। तो मेरी क्लास में मैं हमेशा ही छोटा रहा। अच्छा। कद में तो मेरे को क्लास में भी सबसे आगे बैठना पड़ता था। प्रेयर में मुझे कभी औरों से गुटबाजी बनाने में या मतलब अच्छे दोस्त बनाने में तो जरूरी है कि तो थोड़ा बड़ा उससे दोस्ती रखो। तो ये एक तरह से मान लो महान परिवार, जब वहाँ गाँव में जो पढ़ाई का ऐसा कोई माहौल नहीं था। और हमारे इलाके में आज आपको पता होगा कि झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सैनिक हैं। सबसे ज्यादा सैनिक, उसका कारण मैं बताऊं कि हमारे जमाने में उस वक्त सरकारी सेवा में 2 चीजें थी कि अगर कोई 10वीं पास कर लेगा या बीए कर लेगा तो वो बीएड कर लेगा या एसटीसी कर लेगा, वो टीचर बन जाएगा, वो अच्छी बढ़िया वाली नौकरी थी। और अगर कोई 10वीं पास उस वक्त, अब तो नहीं है, तो उस वक्त 10वीं पास से पहले भी आर्मी में जाने का मौका था। तो थोड़ा पढ़ लेता था 8वीं 10वीं और आगे नहीं पढ़ पाता था तो वो सेना में चला गया। तो ये 2 बड़ी समझदार, अगर किसी का बेटा सेना में चला गया या किसी का बेटा अध्यापक बन गया तो हम इंटेलिजेंट में मान लो कि हम इंटेलिजेंट थे, इसलिए हमने सीनियर भी की और फिर कॉलेज भी की। तो कॉलेज अब आज तो इतनी गाइडेंस मिलती है, उस जमाने में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि लड़का होशियार है बीएड कर लेगा और बीएड करके टीचर बन जाएगा। बड़ा शौक था कि जैसे हमारे गुरुजी सामने खड़े होते हैं, हमें पढ़ाते हैं, डांटते हैं, कई बार चोरी से उस कुर्सी पे भी बैठने का प्रयास करते थे कि हम भी वहाँ बैठ के देखें। तो वो था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं टीचर बन जाऊँ। वहाँ इससे ज्यादा उस जमाने में कुछ नहीं। कमलेश जी, गर्व की बात है कि झुंझुनू में सबसे अधिक सेना के बच्चे निकलते हैं वहाँ से, लेकिन आपके मन में कभी नहीं है कि मुझे भी थोड़ा आर्मी में जाना चाहिए? उस गया था। अच्छा हाँ, मैं एक बार वो जब बीए कर लिया था तो मेरा ध्यान तो टीचिंग की तरफ ही था, लेकिन वहाँ एक आर्मी में पोस्ट होती है एजुकेशन हवलदार जी, उसका काम वहाँ भी टीचिंग का ही होता है। ये और तो नहीं, लेकिन मैं भी उसमें एजुकेशन हवलदार के लिए अप्लाई किया। तो मैं दौड़ लगाने गया। उस समय में इतना, अब तो बहुत कम कंपटीशन हो गया, मेरा दौड़ में भी नंबर आ गया था। दौड़ में नंबर आने के बाद में जब मेडिकल की बात आई तो उसमें मेरे को ये टेस्ट भी नहीं था, मेडिकल होना था, बुलाया तो घर वालों ने कह दिया कि नहीं, जब टीचर ही बनना है तो फिर यही बना देंगे, वहाँ आर्मी में जाने के क्या कहाँ जरूरत। तो वो एक कोशिश थी, पहली कोशिश में मैं रेस में तो आ गया लेकिन आगे फिर बढ़ने दी। बिल्कुल। सर, आप कॉम्पिटिशन्स की बात अभी कर रहे थे और अंकित, जहाँ तक मैंने सुना है कि शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स फाइट करने होते हैं और आज तो कुछ अलग ही स्वरूप हो गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। आपके समय की बात अगर हम करें तो किस तरह की तैयारी आपने की, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई या किस तरह की मेहनत की आपने, और आप अब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इनके लिए तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए, उनको क्या कहना चाहिए? उस जमाने में आज की तरह कंपटीशन का था नहीं। जैसे मैंने कहा कि मेरा मन ये था कि मैं टीचर बनूंगा, मेरे को बीएड करनी है और मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया रेगुलर और बीए करने के बाद बीएड नहीं किया। बीच में मेरा दिमाग यूँ भी हो गया कि आदमी को खुद का बिजनेस करना चाहिए, किसी की नौकरी नहीं करके। अगर हम नौकर रखें इसी स्थिति में हो तो क्यों नहीं हम बिजनेस करें। तो शुरू में एक बार मैंने बिजनेस की, बड़े भाई साहब थे, उनके साथ हमने एक इलेक्ट्रिकल स्टोर चलाया और लगभग 2 साल तक मैं उनके साथ रहा। फिर अचानक ध्यान आया कि क्यों नहीं अपन बीएड करें, और वो पहली बार ऐसा लागू हुआ था कि बीएड में कंपटीशन से एडमिशन होना था। तो ज़्यादा जोर नहीं आया, मैंने सिंपल 1-1.5 महीने की तैयारी की उनकी दुकान पे बैठे बैठे और पहले ही बैच में मेरा कंपटीशन बीएड में नंबर आ गया। और उस वक्त फिर बीएड करते ही ज़्यादा मैं, क्योंकि इंग्लिश से था बीए और लिटरेचर से एमए कर रखा था, तो सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेरा इजी वे में अपॉइंटमेंट हो। अच्छा कमलेश जी, कहीं ना कहीं फैमिली रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा उस वक्त जब आपने फाइनली एग्जाम क्रैक डाउन करा, तो उस वक्त फैमिली को कैसा सपोर्ट रहा, और आज जब आपको इस मुकाम पे देखते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है आपका? इससे जैसा मैंने क्या बताया कि मेरे दादाजी अनपढ़ किसान थे, लेकिन उनके मुझसे आज सुनता हूँ, वो हमारी भाषा में बोलते थे छोरो पढ़ा करो। तो
ये एक दिमाग में कहीं था कि जिसका बेटा पोता पढ़ लेता है वो कहीं न कहीं सरकारी सेवा में जाएगा, अच्छी नौकरी में। फिर मेरे पिताजी तो खुद एडवांस तो थे और वो जानते थे इस चीज़ को, तो वो पढ़ाने के लिए खूब प्रोत्साहित करते थे। परिवार सारा का सारा, बड़े भाई साहब थे वो भी टीचर बन चुके थे तब तक, STC करके। उनसे छोटे थे, उन्होंने ITI कर ली थी। तो इस तरह से घर का माहौल ही ऐसा था कि पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और एवरेज हम देखें तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं इंटेलिजेंट में गिना जाता था, आज की हमारी परसेंटेज देखें उस जमाने की कि गुड सेकंड डिवीजन में गुड बोलते थे, गुड सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, तो गांव में चर्चा होती थी, मिठाई बढ़ती है। आजकल 90% जिस बच्चे के आते हैं घर वाले उदास होकर बैठ जाते हैं, उससे क्या हुआ कि साहब बहुत उम्मीद थी इससे तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम तो उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन लाके भी बहुत खुश थे और कोई ज्यादा इतना कंपटीशन था नहीं। बस उस जमाने में तो ट्रैक पे ले जाना जरूरी था कि किसी का गार्जियन अपने बच्चे को ये समझा दे कि स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने से तेरा जीवन अच्छा बन जाएगा, तो आराम से हो जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में जब फर्स्ट टाइम होती है तो हमेशा याद रहती है, जहन में रहती है। बतौर सरकारी शिक्षक पहली पोस्टिंग की अगर बात करें, पहली पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग चूरू जिले में एक इंटीरियर गाँव भानुदा था, उसमें हुई। ऐसा गाँव जो रतनगढ़ से 25 किलोमीटर दूर था। सरदार शहर, डूंगरगढ़, रतनगढ़ तीनों के एकदम कोने पे वो गांव था। सर आप कल्पना नहीं करोगे, जब मैं ज्वाइन करने गया तो वहाँ एक उस जमाने में कच्चे रोड पे शक्तिमान बस चलती थी, उसी में भेड़ बकरियाँ, उसी में सामान, उसी में महिलाएं अंदर, पुरुष साइडों में लटके हुए ऊपर बैठ रहे थे। 25 किलोमीटर की दूरी करने में 3 घंटे लग गए वहाँ, और बीच में बस बार बार टीलों पे जाके फंसना, रुकना, कहाँ फंस गया करके, मतलब वैसे वहाँ जाके देखा तो वहाँ का पानी भी वैसे खारा पानी था, लेकिन बरसात का पानी, आज तो लोग चाह के उसको स्टोर करके बरसाती पानी को पीना चाह रहे हैं, लेकिन उस जमाने में जिस गांव में बरसात का पानी पीना पड़ता था उसको मजबूरी मानते कि ये खारे पानी के लोग हैं। उस गाँव में जाके ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ जाके जब ये देखा कि गाँव से इतनी दूर आ गए हैं, 15-20 दिन तक गाँव वापस जा नहीं पाएंगे जी, वहाँ जो हमारे टीचर्स रहते थे उनके साथ रहकर योजना बनाई, और वो एक इंटीरियर का स्कूल था, उसमें हमने शिक्षा को इस तरह से वापस खड़ा किया कि वो स्कूल आज बहुत एक शानदार स्कूल चल रहा है। और अब तो हम देखते हैं कि वहाँ 20 मिनट में बस जाती है, सड़कों का साधन भी हो गया। क्या बात है। तो वो जमाना अब भी याद आता है कि जब 16 मई को छुट्टी हुई तो गाँव से वापस रतनगढ़ जाने का साधन नहीं, क्योंकि आंधियाँ चलती हैं और वो बस तो एक जाती थी वो भी बंद हो गई। तो हमने एक ट्रैक्टर किराए लेकर और उसको कहा कि हमारे टीचर्स को रतनगढ़ तक छोड़ दे। ऐसे गांव में फर्स्ट पोस्टिंग लगभग 2 साल तक वहाँ सेवा की। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपकी पुरानी यादें बहुत सी ताज़ा हो रही है। लेकिन एजुकेशन की बहुत सी परिभाषाएं होती हैं कमलेश जी, आप एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, एजुकेशन की क्या परिभाषाएं हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं कि जैसे एजुकेशनिस्ट की जो परिभाषाएं हैं किताबों में जो पढ़ते हैं उनको सब हम सब पढ़ते हैं, तो सारी कि हमारे जीवन में या इस समाज में शिक्षा, और आज 90% शिक्षा का मतलब लोग ये मानते हैं कि बेटा स्कूल जाए और कितना परसेंटेज लाए वो अच्छा शिक्षित है, और जो कमजोर है वो नहीं है। और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उससे कहीं न कहीं भटकते जा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि बच्चे में जब तक आप संस्कारित शिक्षा नहीं देंगे उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। माँ बाप है वो बहुत लेट जाके संभालते हैं कि बच्चे ने ट्रेन छोड़ दिया है, उसमें आदतें गलत हो गई हैं, लेकिन उसको अगर शुरू से ही देखते कि वो क्या खेलता है, वो किसके साथ रहता है, उसकी रुचि कहीं कोई पेड़ लगाने में है या उसकी रुचि कहीं कोई सफाई में, स्वच्छता की तरफ ध्यान है, तो ये मान लीजिए वो सही चल रहा है। लेकिन बच्चा कहाँ घूम रहा है, कहाँ खेल रहा है, इसका अगर गार्जियन को ध्यान ही नहीं है तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है शिक्षा का मतलब है बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसके जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजें वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है। और खेल जीवन में अहम रोल रखते हैं। जो खिलाड़ी होता है मैं मानता हूँ उसमें आत्मविश्वास होता है, खिलाड़ी हमेशा आत्मविश्वासी होता है, और खिलाड़ी हमेशा हार के भी खुश होता है इस बात के लिए कि मैं खेला तो हूँ, बाकी लोग बाहर से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो खेल से छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे को कोई न कोई खेल की तरफ आपको जरूर भेजना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और जो आजकल का परिवेश चल रहा है, बच्चे सिर्फ मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं, उनसे हट के उनको थोड़ा सा ग्राउंड जो होते हैं, ग्राउंड में जो गेम्स खेले जाते हैं या फिर जो हम कहें बाहर जो गेम खेले जाते हैं, उनसे उनका शारीरिक विकास भी होता है।
उस तरफ भी हमको झुकाव करना चाहिए, आजकल के बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। सर जहाँ जहाँ पर भी आप गए हैं वहाँ वहाँ आपने नवाचार किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उनमें एक मुझे याद आ रहा है कि आपने राजकीय विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, उस बारे में जरा बताइए। वो हमारा जो बिसाऊ स्कूल था, सेठ दुर्गाधर जटिया स्कूल, ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध स्कूल रहा था किसी जमाने में। जब मैंने वहाँ 2014 में ज्वाइन किया तो उसकी बड़ी खस्ता हालत थी, नामांकन भी कम हो गया था, स्कूल की हालत भी खराब थी। तो मैंने वहाँ जाकर के थोड़ा काम शुरू किया, मेरे स्टाफ के लोगों को साथ लिया, तो सभी निराश थे, गांव के लोग भी निराश थे कि साहब हमारी स्कूल तो बिल्कुल अब गर्त में है, कुछ हो नहीं सकता, स्टाफ भी निराश था। मैंने कुछ नहीं, शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमने कहा किसी के पास मत जाओ, मैंने मेरी स्टाफ की वास्तव में मैं आज भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो स्टाफ के सदस्य हैं उनको मैंने मोटिवेट करके कहा कि हम सब प्रिंसिपल हैं और ये हमारा घर है, इससे घर की तरह प्यार करो, इसको इतना अच्छा बनाओ कि आपको यूँ लगे कि आज संडे है तो हम स्कूल क्यों नहीं जा पाए। इसी हॉबी से हमने जब काम करना शुरू किया, धीरे धीरे तो हमारे काम की चर्चा शहर में होने लगी कि स्कूल में कुछ नया हो रहा है। और इसी दौरान मेरा एक पुराना स्टूडेंट, मैं वहाँ उसी स्कूल में व्याख्याता भी रह चुका हूँ। उस जमाने का स्टूडेंट है मेरा कमल पोदार, जो अच्छा व्यवसायी है आजकल, उससे मैंने बात की कुछ मदद चाहिए। उसने कहा कि गुरुजी इस स्कूल के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है उसी की देन हम है। तो आप मेरे और सहपाठी हैं, उनसे मैं संपर्क करूँगा, आपको काम शुरू करवाएंगे। वो दिन मुझे याद है कि आज उस स्कूल का आप देखो तो जो जीर्ण शरण स्कूल थी, राजस्थान के बेस्ट स्कूल बिल्डिंग्स में से एक है। उसका पूरा रंग रोगन का, उसकी मरम्मत का खर्चा उसने दिया, हमने ग्रीनरी डेवलपमेंट की। जब आके उसने देखा तो उसने कहा कि गुरुजी इस स्कूल में कभी एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ करती थी, ये जटिया परिवार करवाता था, क्यों नहीं हम उसकी शुरुआत करवाएं दोबारा। तो हमने तय किया, तो उसमें उस डिबेट इंटर कॉलेज नेशनल लेवल की डिबेट, और उसी में उसने ये सुझाव दिया कि क्यों नहीं नाइट में हमें कवि सम्मेलन। तो हरिओम पवार जैसे कवि जो इंटरनेशनल फेम है, उनको ला करके बहुत शानदार कवि सम्मेलन हुआ और डिबेट 2 दिन चली और इस साल दूसरी बार हुआ है। इसमें 51,000 रुपये का पहला इनाम होता है। और पूरे इंडिया से लगभग 20-25 स्टेट के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। जी कमलेश, जहाँ भी आप जाते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिवर्तन आता है। ये आपको सोच कहाँ से मिलती है, वो काम करने की जो ताकत है वो आपको कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। सर मैं हमेशा मेरे साथियों को भी कहता हूँ, ये प्रश्न अक्सर राजस्थान वर्ष से मेरे साथी जो शिक्षा से जुड़े हुए कहते हैं ये आप इतना कैसे कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जॉइंट फैमिली की तरह परिवार है, सब भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है हम साथ आते हैं। मैं उनको भी ये कहता हूँ कि जिंदगी का हर पल जीने की आदत डालिए। अगर आप सोते हो शाम को, मेरी आदत, सोते हो तो सब कुछ भूल के सो जाइए। दिन में आपको नुकसान हुआ, कहीं किसी ने आपकी आलोचना की, कहीं आपको ऐसी घटना है जिससे दुख हुआ, तो उसको रात को सोचने से फायदा नहीं है, आप फ्री होकर सो जाइए, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं साथियों को कहता हूँ कि सब आदमी परिवार से भी जुड़े हैं, कुछ हो सकता है कुछ व्यवसायिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हों, कुछ सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हों, लेकिन अगर आप स्कूल के लिए रवाना होते हो तो 100% डेडिकेशन उस स्कूल के प्रति रखिए, और जितना समय आप घर से रवाना होकर वापस स्कूल से रवाना होने तक उस स्कूल के लिए करते हो, कम से कम उतने समय में अगर आप केवल स्कूल के बारे में सोचोगे जैसे अपने घर के बारे में सोचते हो, सब कुछ अपने आप होते चले। कमलेश जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन आपको बच्चों के लिए भी आपने वेलफेयर के काफ़ी काम करे हैं, और ऐसा ही काम किया कि आपने कहीं खतरनाक गेम्स आजकल आ गए, कई बच्चों को आपने बचाया भी है, बल्कि आपको बता दो, तो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने उन बच्चों की मदद करी। ये जो मोबाइल गेम्स, जो खतरनाक गेम्स हैं, इसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महोदय हैं नरसिम्हा जी डिसेल सर, उन्होंने एक आदेश जारी किया पिछले साल कि अक्सर सुनने में आ रहा है कि बच्चे खतरनाक मोबाइल गेम्स की तरफ मुड़ रहे हैं, तो सभी संस्था प्रधान इस बात को इंश्योर करें कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं और बच्चों में जागरूकता फैलाएं। अक्सर हमारे डिपार्टमेंट के ऐसे आदेश आते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है जनरल ऑर्डर है, अपन भी ध्यान कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं हर किसी काम को, जब आदेश डायरेक्टर का है तो निश्चित रूप से कहीं ना उसमें गंभीरता है। तो मैं नेट पे गया और मैंने सर्च किया कि कौन कौन से मोबाइल गेम आते हैं, उसमें बच्चे कैसे फंस जाते हैं, और रात को घर पे बैठ के मैंने उसकी एक पूरी डिटेल लिखी और ये कहा कि बच्चों को कल प्रेयर में मुझे क्या बताना है। तो मैंने दूसरे दिन प्रेयर में 20-25 मिनट इन गेम्स के बारे में बताया कि किस तरह से बच्चे इसमें सुसाइड कर लेते हैं
और अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसके लक्षण हैं जी कि बच्चे को अगर पकड़ें, क्योंकि ये जो मोबाइल गेम्स खेलते हैं जिसमें सुसाइड तक लोग पहुंच जाते हैं, वो इस तरह से चंगुल में ले लेते हैं कि वो मर जाते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। उनको तो किसी लक्षण से आपको पकड़ना है। बिल्कुल उस बारे में मैंने जब डिटेल में बताया, तो हम जब प्रेयर के बाद बच्चे जा रहे थे तो हमारे एक स्टूडेंट ने दूसरे से कहा कि ये एक गेम मैं खेलता हूँ और मैंने 3 स्टेज पार कर दिया। अच्छा हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो जो लोग हैं वो मेरे घर वालों को मारते हैं। अब उस बच्चे ने हमारे टीचर को बताया, टीचर उस पकड़ के मेरे पास लाया कि सर ये हमारे वाला बच्चा है, ये कहता है मैं खेलता हूँ जी। मतलब वो ऐसा हो गया जैसे उसको हमने बहुत यूं कर दिया हो कि अब तो इसको या इसके परिवार को मरना ही पड़ेगा, इसकी पोल खुल गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा कमलेश जी आपने काम करा है। किस तरीके से आपने जो बच्चों की बताई सोच की, हम सभी बहुत ही आपने जिस तरीके से काम करा है बहुत ही उम्दा काम किया है और इस सोच को हम सभी सलाम करते हैं। और अगर बात करें हम कि किस तरह से जो आजकल का माहौल चल रहा है, बच्चे मोबाइल गेम में रत होते जा रहे हैं, बाहर खेलना बंद हो गया है बच्चों का, सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। किस तरह से आप उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि इस आदत को छुड़ाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी आदत नहीं है ये। तो किस तरह से बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी? देखो धीरे धीरे क्या पेरेंट्स भी बहुत व्यस्त हो रहे हैं जी। पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं, दादाजी भी कहीं बिजनेस में लगे हुए हैं, दादी को भी फुर्सत नहीं है, तो फिर हमारी बचपन की तरफ जाते हैं तो हमारे को तो वो सारे मिलते थे। इधर दादाजी से गुस्सा हो तो उधर दादी की गोद में चले गए, पिताजी की गुस्सा हो माँ की तरफ चले गए। अब बच्चों को वो वातावरण नहीं मिल पाता। दूसरा, माँ बाप चलते फिरते जब भी बच्चा सामने आता है तो उसको एक ही बात कहते हैं, तू तेरी पढ़ाई कर, तू तेरा होमवर्क कर, तू तेरा ये कर, उसकी तरफ और किसी का ध्यान नहीं है। तो कई तो लोग दे देते हैं, बाकी बच्चे इस मौके पे रहते हैं कि उस पढ़ाई से, उस तनाव भरे वातावरण से पीछा छुड़ा करके मैं भी कहीं न कहीं दूसरे काम में लगूं, वो टीवी या मोबाइल की तरफ जाता है। और कहीं ना कहीं पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है और दोनों ही मदर फादर वर्किंग होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए समय निकालना। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके पास समय है नहीं। अब उनका मोबाइल उन्होंने ले लिया तो मोबाइल ये तय है कि बच्चा खेल की तरफ जाएगा। तो छोटे छोटे खेलों के बाद में आजकल ऐप्स में इतने हैं कि ऐसे ऐसे मोबाइल वो गेम आते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लिया, किसी गेम को खेलना शुरू कर दिया। तो ये जो गेम मोबाइल गेम है, एक तरह से मैं ये कहता हूँ बच्चे इसके एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो किसी भी हद तक जाते हैं। चाहे रात को उठ के, मैंने जिस बच्चे को पकड़ा था मैंने पूछा कि तेरे पास मोबाइल है कि नहीं, मम्मी का मोबाइल है। तो तेरे को कैसे मिलता है? कि मैं रात को उठा लेता हूँ उसको मम्मी के सोने के बाद में और छत पे जाके उसको रात को छत पे जाके खेलता हूँ। तो माता पिता को ये तो ध्यान, बच्चा मोबाइल चलाता है, आपने दिया है कोई बात नहीं, उस पर नजर तो रखो, क्या वो आपसे चोरी से चला रहा है? और चोरी से चला रहा है तो क्यों नहीं आप भी चोरी से छुप के ये देखो कि वो चला क्या रहा है, वो देख क्या रहा है, उसे पता चल जाएगा। आज के बच्चे को मोबाइल की जरूरत है, अगर माँ बाप अवेयर है तो उसको जरूरत है। हम तो एक डिक्शनरी कोई देता था उसको इतना संभाल के रखते थे, पड़ोस के बच्चे आते थे कि एक मीनिंग देखना है। आज बच्चा मोबाइल में लिखता है, उसके 1 सेकंड में उसके पास मीनिंग होता है। किसी किताब का कुछ भी उसको पढ़ना है तो उसने गूगल पे लिखा, उसके सामने होता है। अब वो दोनों चीजें हैं। अब वो बच्चा उस मोबाइल का पॉजिटिव यूज कर रहा है या नेगेटिव यूज कर रहा है, इस पे नजर रखना माँ बाप का। ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए और काफी परिवर्तन भी आएगा इन छोटी छोटी चीजों से। कमलेश जी, आपने दोनों दौर देखे हैं, पुराना दौर और नया दौर, कितना डिफरेंस आप देखते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में और पहले के एजुकेशन के सिस्टम में? सर बहुत फर्क आ गया। एक तो पहले बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी क्लास से बच्चे को इस तरह से मतलब तैयार करने लग जाते हैं कि जैसे तेरे सामने बहुत पहाड़ सी जिंदगी है और उस पर चढ़ने का तेरा टारगेट भी बहुत कठिन है। उस हमारे जमाने में याद नहीं आता कि 10वीं तक या 11वीं पास करने तक कोई ऐसा था क्या, करना क्या, स्कूल जाना है, होमवर्क कर लिया गया, इतना ही बहुत था। तो और फिर अब ये जो स्कूलों में जाना, होमवर्क का प्रेशर, और उसके बाद जब बच्चों को जरूरत पड़ती है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मोबाइल और इंटरनेट उसका सही यूज किया जाए तो आज चाहे किसी भी गूगल पे या अन्य चैनल्स में जाएं तो जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो सब कुछ मोबाइल में। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई से संबंधित बात सीखना चाहता है तो वास्तव में सारी बुक्स उस पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उस पे हैं। हम हमारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलने लगी। अरे वाह। हाँ, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर बैठा बैठा देखता है, अपने आप सब कुछ आ रहा है। एक तो यूज हुआ है और एक दूसरा वो यूज हुआ है कि वो खतरनाक गेम। तो मैं ये कहता हूँ इस डिजिटलाइज जमाने में बच्चों के लिए जो उनको मटेरियल चाहिए उसको प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सारी चीजें वहाँ मिल रही हैं।
लेकिन बात वही है कि उसका वो यूज कैसे करते हैं। कमलेश जी, आप बालिका शिक्षा पर भी बहुत जोर देते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आप काम करते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आपने अपने घर में पेश किया था, इस बारे में जरा बताएं। हमारे वैसे तो देखो देश में लिंगानुपात है वो एक चिंता का विषय है जी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि लिंगानुपात शिक्षित जो इलाका था जहाँ शिक्षा का ज्यादा प्रभाव था वहाँ तेजी से घटा, उसमें हमारा झुंझुनू जिला भी था। अरे वाह। और लिंगानुपात घटते घटते मैं लगभग 800 के करीब आ गया था। तो चारों तरफ ही शोर उठा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ चोट गहरी होती है वहाँ फिर इलाज भी थोड़ा अच्छे से किया जाता है, ये एक सिद्धांत ही है। तो सबका ध्यान झुंझुनू की तरफ गया जो राजस्थान के शिक्षित जिलों में नंबर 1 नंबर 2 रहता है जी। और वहाँ ऐसा क्या हुआ तो सबका ध्यान उधर गया। तो ऐसे कैंपेन चले, गवर्नमेंट की तरफ से भी चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मुझे गर्व है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले 10 साल में जिला कलेक्टर्स रहे, उन्होंने, हमारे महिला बाल विकास के अधिकारियों ने, हम शिक्षा से जुड़े लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में बहुत जोर दिया। और हमारा एक तरह से हम ये कहें कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, जिला सम्मान जी। अब इसकी शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी कि आप क्या करते हो, केवल स्पीच देने से काम तो नहीं चलेगा। तो मैंने, मेरे 2 संतान हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों के ही बारे में जब मौका मिला तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा। बेटे की शादी हुई, मैंने रिश्तेदारों को कह दिया कि मैं 1 रुपये भी दहेज नहीं दूंगा। वो देने के लिए तैयार थे तो मैंने कहा दहेज नहीं दूंगा। और ऐसा हमारे जिले में बहुत से लोगों ने किया है, विशेष कोई नई बात नहीं थी। लेकिन एक काम मैंने जो मेरी योजना बना रखी थी वो ये थी कि जब बहू पहले दिन अब ससुराल से वापस पियर जाती है तो सास ससुर की तरफ से कुछ मुंह दिखाई की भेंट उनको दी जाती है जी। मैंने उसके लिए कार बुक करवा रखी थी। अरे वाह। और किसी को घर में पता नहीं था। जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुई तो कंपनी में फोन किया, कार आई। मैंने कलेक्टर साहब से बताया, दिनेश यादव हमारे कलेक्टर थे, कि सर मेरा एक ऐसा नवाचार है कि मैं दहेज तो मैंने लिया ही नहीं, मैं बहू को कार दे के उसके पियर भेजना चाहता हूँ, उसके घर वालों को भी पता नहीं। तो बेटी के मम्मी पापा भी वहाँ आ गए थे और कलेक्टर साहब खुद चल के आए और उन्होंने अपने हाथ से बहू को वो चाबी दी। और वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल तक उस न्यूज़ को खूब पढ़ा गया और काफ़ी मुझे भी सराहना मिली। और उसी वक्त हमारे पूर्व कलेक्टर प्रदीप जी बोर्ड थे, उन्होंने एक कलेक्टर की क्लास के नाम से एक नवाचार कर रखा था जहाँ जरूरतमंद बच्चे अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते थे, उनको फ्री की कोचिंग कलेक्टर क्लास में मिलती। कलेक्टर साहब को मैंने बहू के हाथों बहू की तरफ से 11,000 रुपये का एक डोनेशन का चेक भी दिया, इस बताने के लिए कि मुझे यहाँ आज बेटे की शादी में कुछ लेने का लालच नहीं है, मैं कुछ देने के लिए तैयार। अभी पिछले 2 महीने पहले मेरे बेटी की बेटी हुई, उसको भी मैंने, मेरे जो समधी थे उनको कहा कि जब बेटा होता है तो सब दशोठन करते हैं, समारोह आयोजित करते हैं, आप थोड़ी सी तैयारी करें, हम शिक्षक लेके आ रहे हैं और बेटे की तरह इसका धूमधाम से जन्मदिन मनाएं। हमने जन्मोत्सव मनाया वहाँ पे और बेटी को घोड़ा बग्गी पे बैठा करके पूरे गांव में हजारों महिला पुरुषों के बीच पूरे गांव में चक्कर लगा के कुएं पे ले जाके जैसे बेटे का जलवा पूजन करते हैं वैसे हमने जलवा पूजन करवाया, तो वो भी एक नवाचार था। और वहाँ उस गांव में मैंने उस स्कूल के लिए, उस गांव में जो स्कूल है उसके लिए एक पुरस्कार की घोषणा कर दी, नाना नानी पुरस्कार। मेरी जो दोहिती है उसके नाम से अगले 10 साल तक उस गांव की स्कूल में जो भी लड़की 8वीं और 10वीं बोर्ड में टॉप रहेगी उसको 1100 रुपए का इनाम 10 साल तक लगातार हम अपनी तरफ से देंगे नाना नानी पुरस्कार के नाम से, ताकि बच्चियां जो हैं वो आगे और मुझे लगता है कमलेश जी ऐसी सोच अगर जैसी आपकी है वैसी और लोगों की भी हो जाए तो हमारा समाज और सुदृढ़ हो जाए। और कहीं ना कहीं प्रज्ञा ऐसी सोच से हमारा समाज मजबूत होता है, कहीं कहीं परिवर्तन का माहौल बनता है। बहुत अच्छी सोच है कमलेश जी आपकी। बातचीत का सिलसिला, बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं पधारो हमारे देश। आइए चलते आइए। सराबोर यहाँ की वन संपदा आपको परिचित कराती है।
यहाँ के वन्य जीवों से।